हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी शिक्षक गणों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। आज की क्लास के माध्यम से बात करेंगे अधिगम टॉपिक को लेकर के। ठीक है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न यानी कि अधिगम टॉपिक को लेकर के आज तक कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और आगे कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को लेकर के आज की इस क्लास के माध्यम से बात करेंगे। ठीक है, अगर आप धैर्य के साथ में पूरी क्लास को आराम से देखते हैं तो अधिगम टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाएगा, लेकिन शर्तें आपको आराम से प्रत्येक क्वेश्चन को धैर्य के साथ में समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि अधिगम जो टॉपिक है, इस टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है कि अधिगम के अर्थ को लेकर के। ठीक है, यहां से अधिगम की यानी कि किसी भी मनोवैज्ञानिक या तो परिभाषा पूछी जाएगी। ठीक है, या फिर पूछा जाएगा कि अधिगम जो है वो स्थायी है, अस्थायी है, किस प्रकार का अधिगम है। ठीक है, उसको लेकर के बात करेंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन जो है वो यहां से जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि जब हम किसी भी चीज को सीख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कौन से कारक हैं जो उस सीखने को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो एक या दो क्वेश्चन जो है वो यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं अधिगम के सिद्धांत को लेकर के। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत को लेकर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे अधिगम के अंतर्गत आने वाली कठिनाइयां। जब हम सीख रहे हैं तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार के तंत्रिकीय विकार हैं जिसके बारे में क्वेश्चन जो है वो हर पेपर के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को लेकर के आज की इस क्लास के अंदर बात करेंगे। चलिए करते स्टार्ट। और आज की क्लास का देखो पहला क्वेश्चन भाई। साथियों, पहला क्वेश्चन देखो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अधिगम व्यवहार में होने वाला एक परिवर्तन है। ठीक है, अधिगम जो है ये व्यवहार के अंदर होने वाला एक किस प्रकार का परिवर्तन है। ऑप्शन ए देखो, एक स्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन बी अस्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन सी वांछित और स्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले साथियों, सबसे पहले यहाँ पे बात करें अधिगम की। ठीक है, तो अधिगम का भाई, अधिगम जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, अधिगम कह दो या अंग्रेजी में इसको लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया सीखना। ठीक है, अधिगम का सीधा सा और सिंपल सा शाब्दिक अर्थ क्या है, सीखना। ठीक है, हम किसी भी चीज को सीख रहे हैं तो वो क्या है, अधिगम है। आप अभी फोन को लेकर के, फोन आपके सामने है और आप क्लास देख रहे हैं यानी कि कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो वो हो गया अधिगम। कहीं पर जा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, अधिगम है। कहीं पे बैठे हुए हैं, कुछ सीख रहे हैं, यानी कि वो आपका अधिगम है। तो अधिगम का सीधा सा और शाब्दिक अर्थ हो गया सीखना। ठीक है, अधिगम एक प्रक्रिया है यानी कि व्यवहार के अंदर होने वाला एक परिवर्तन है। तो ये जो है वो किस प्रकार का परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है, अस्थायी है, वांछित एवं स्थायी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, सबसे पहले यहाँ पे अधिगम की बात करना तो ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है। अधिगम जो है ये एक वांछित और स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सी, उनका बिल्कुल सही जगह। यानी कि अधिगम की बात करें तो अधिगम जो है ये एक वांछित और स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, वांछित कैसे है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि अधिगम जो है वो वांछित परिवर्तन कैसे है। वांछित परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसा जैसा हम चाहते हैं। ठीक है, जैसा हम चाहते हैं वैसा परिवर्तन। वांछित परिवर्तन का मतलब है जैसा कि हम चाहते हैं, यानी कि आप अभी जो हैं वो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, और मनोविज्ञान इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाना चाहिए। तो जैसा आप चाह रहे हैं, ठीक है, जैसा हम चाहते हैं, वो हो गया वांछित परिवर्तन। उसके बाद में स्थायी परिवर्तन का मतलब हो गया कि हमेशा के लिए वो परिवर्तन जो है वो बना रहे, यानी कि हमेशा के लिए बना रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, वांछित और स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, अधिगम का अर्थ हो गया सीखना। ठीक है, अधिगम जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना, और अधिगम जो है ये एक वांछित और स्थायी परिवर्तन है। वांछित का मतलब होता है कि जैसा कि हम चाहते हैं, और साथियों यहाँ पे स्थायी का मतलब हो गया कि हमेशा के लिए,
यानी कि स्थायीकरण। आज हम जो चीजें सीख रहे हैं वो हमेशा के लिए हमें याद रहें, तो वो हो गया स्थायी परिवर्तन। ठीक है, तो अधिगम जो है ये एक वांछित और स्थायी परिवर्तन। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि देखो अ, अधिगम के सोपान यानी कि स्टेप्स ऑफ लर्निंग जो है ये किसने दिए। ठीक है, अधिगम के सोपान, अधिगम के सीखने की जो सीढ़ियां हैं, सोपान जो हैं ये किसके द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए देखो रूसो, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी जो है वो न्यूमैन। ठीक है, अधिगम की बात करें तो अधिगम के सोपान यानी कि स्टेप्स ऑफ लर्निंग जो दिए हैं ये दिए हैं थॉर्नडाइक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अधिगम के सोपान यानी कि स्टेप्स ऑफ लर्निंग जो है ये दिए थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अब देखो अधिगम के सोपान की बात करें थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के कुल जो है वो 8 सोपान बताए हैं। अधिगम के कितने सोपान बताए थॉर्नडाइक ने? 8 सोपान जो है वो बताए। ठीक है, 8 कौन कौन से सोपान बताए इसके लिए हम जो है वो विस्तृत चर्चा करेंगे, आराम से एक एक सोपान को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अधिगम अधिगम के कितने सोपान बताए हैं? 8। किसने बताए हैं? थॉर्नडाइक ने। 2 क्वेश्चन तो यहां से तैयार हो गए। अब देखो पहली चीज, पहला जो सोपान है साथियों वो है आवश्यकता। ठीक है, अधिगम का पहला सोपान कौन सा है? पहला सोपान है आवश्यकता। ठीक है, अधिगम का पहला सोपान क्या है? आवश्यकता है। अधिगम का मतलब हो गया सीखना। अब पहला सोपान है आवश्यकता। हमारा जो पहला यानी कि हमें क्या है? जरूरत है किसकी? नौकरी की। तो पहला, ठीक है, पहली जो चीज है वो हमारे पास में आवश्यकता। आवश्यकता किसकी? नौकरी की। हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें आवश्यकता है किस चीज की? नौकरी की आवश्यकता है। तो पहला सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और पहला जो सोपान है वो है आवश्यकता। ठीक है, हमें नौकरी की आवश्यकता है। ठीक है, इसीलिए हम इन चीजों को सीख रहे हैं। अगर आपको इस चीज की आवश्यकता नहीं होती तो आप जो है वो कभी भी इस वीडियो पे क्लिक ही नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है वो होगी आवश्यकता। ठीक है, दूसरा, दूसरा जो चौपान है साथियों, दूसरा चौपान वो अपना है लक्ष्य। ठीक है, दूसरा चौपान हो गया कौन सा? लक्ष्य। ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या है? रीट को पास करना। ठीक है, इसलिए जो है वो हम मनोविज्ञान इनकी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अपना लक्ष्य है रीट परीक्षा को पास करना। ठीक है, तो पहली चीज होगी आवश्यकता। आवश्यकता किस चीज की है? नौकरी की है। ठीक है, इसलिए तो हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा हो गया लक्ष्य, और हमारा जो लक्ष्य है वो है रीट। ठीक है, उसके बाद में तीसरे सोपान की बात करें। ठीक है, आवश्यकता भी है, लक्ष्य भी है। ठीक है, तीसरा सोपान साथियों क्या है? बाधा और बाधा ओब्लिक तत्परता। ठीक है, ये हो गया तीसरा सोपान, बाधा ओब्लिक तत्परता। ठीक है, रीट हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के अंदर बहुत सारी बाधाएं आएगी, बहुत सारी तत्परताएं आएगी, तो वो हो गया बाधा और तत्परता। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारी बाधाएं भी आएगी, तो जो तीसरा जो सोपान है वो हो गया बाधा और तत्परता। भाई किसी भी लक्ष्य को जब हासिल करने जाएंगे तो उसमें बाधाएं तो आएगी। ठीक है, तो तीसरा जो सोपान है वो हो गया बाधा और तत्परता। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बात करें चौथे सोपान की। ठीक है, बाधा और तत्परता हो गया। चौथा जो सोपान है वो है साथियों अधिगम की स्थिति। अधिगम स्थिति। ठीक है, अधिगम स्थिति क्या होती है? अधिगम स्थिति का मतलब क्या है? जहां पर बैठ करके हम अधिगम कर रहे हैं और हमारे आसपास का वातावरण कैसा है। ठीक है, हमारे आसपास का शोर शराबा है। ठीक है, तो अधिगम जो है वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा होना चाहिए था। ठीक है, तो अधिगम स्थिति जो है ये अपना अधिगम के लिए चौथा सोपान हो गया, अधिगम स्थिति यानी कि अपने आसपास का वातावरण। उसके बाद यहाँ पे बात करें पांचवें सोपान की। ठीक है, तो पांचवा सोपान हो गया अनुक्रिया। पांचवा जो सोपान है वो हो गया अनुक्रिया। ठीक है, उसके बाद में यहां पे बात करें छठे सोपान की। ठीक है, अनुक्रिया के बाद में छठा जो सोपान है वो है समायोजन। छठा जो सोपान है वो कौन सा है? छठा सोपान हो गया समायोजन। यानी कि हमारे पास में कितना भी शोर शराबा है, बैठने के लिए सही जगह नहीं है, लाइट नहीं है, फिर भी हम इन चीजों को क्या कर देते हैं? समायोजन कर लेते हैं, इनकी एडजस्टमेंट जो है वो कर लेते हैं। तो छठा जो सोपान है वो हो गया समायोजन। उसके बाद में
सातवां जो सोपान है साथियों, सातवां जो सोपान है वो है परिवर्तन, परिवर्तन। और आठवां जो सोपान है वो है अपना आठवां सोपान। आठवां सोपान जो है वो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं। आठवां सोपान है वो है स्थायीकरण। स्थायीकरण यानी कि ये सब चीजें होने के बाद भी अंतिम में जो है वो हम अधिगम को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि अंतिम में जो है वो स्थायीकरण हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो अधिगम के कुल 8 सोपान है। ठीक है, किसने बताई है? तो थॉर्नडाइक ने जो है वो अधिगम के कुल 8 सोपान बताई। ठीक है, पहला आवश्यकता, ठीक है, दूसरा लक्ष्य, तीसरा बाधा ऑब्लिक तत्परता, ठीक है, चौथा जो है वो अधिगम स्थिति, आसपास का वातावरण, ठीक है, पांचवा है अनुक्रिया, छठा है चीजों के बीच में एडजस्टमेंट करना, यानी कि कैसी भी परिस्थिति हो, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार जो है वो अपने आप को डालना, यानी कि समायोजन करना। उसके बाद में सातवां हो जाएगा परिवर्तन, और आठवां अंतिम में जो है वो है स्थायीकरण। ठीक है, तो ये जो है वो अधिगम के 8 सोपान हो गए। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिगम का प्रारंभ होता है, ठीक है, यानी कि सीखना जो है वो प्रारंभ किस प्रेरक से होता है। ठीक है, तो देखो आवश्यकता से होता है, उद्देश्य से होता है, अनुक्रिया से, या फिर वातावरण से। ठीक है, सबसे पहले देखो अधिगम का जो प्रारंभ होता है, अधिगम जो है वो प्रारंभ किस चीज से होता है? तो साथियों अधिगम का प्रारंभ हमेशा होगा आवश्यकता से। ठीक है, हम किसी भी चीज को क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमें जो है वो उस चीज की आवश्यकता होगी तभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अधिगम के लिए सबसे पहला जो कारक है वो है आवश्यकता। किसी भी चीज का अधिगम का प्रारंभ होगा किससे होगा? आवश्यकता से होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, आवश्यकता। आवश्यकता नहीं लिखा है तो वहां पे लिखा हुआ आएगा प्रेरक। ठीक है भाई, आवश्यकता अगर नहीं लिखा हुआ आएगा तो वहां पे जो है वो प्रेरक जो है वो लिखा हुआ आएगा। अगर प्रेरक नहीं लिखा हुआ है तो वहां पे अभी प्रेरणा शब्द जो है वो लिखा हुआ आएगा। तो हमेशा अधिगम का जो प्रारंभ होता है, ठीक है, वो आवश्यकता से, प्रेरणा से, प्रेरक से और अभिप्रेरणा से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि अधिगम का सीखने का प्रारंभ जो है वो हमेशा आवश्यकता, प्रेरक और अभिप्रेरणा से होता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि अ, अधिगम का, ठीक है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, अधिगम की बात करें तो अधिगम के कुल जो है वो 5 दृष्टिकोण है। ठीक है, अधिगम के कुल जो है वो कितने दृष्टिकोण है? 5 दृष्टिकोण है। ठीक है, 5 दृष्टिकोण में से जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, ठीक है, जो अपना व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, तो इस व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, साथियों बात करें व्यवहारवादी दृष्टिकोण की, तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं व से व्यवहारवादी और व से वॉटसन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक है वॉटसन। ठीक है, यहां से पहली चीज क्लियर होगी, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, प्रतिपादक कौन है? वॉटसन। यानी कि अधिगम के कुल जो है वो 5 दृष्टिकोण है, उसमें से एक दृष्टिकोण आता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ठीक है, और व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक है वॉटसन। ठीक है, अब व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है? ठीक है साथियों, व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात करें तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है ये सबसे ज्यादा जो है वो जरूरी मानता है अनुभव को। ठीक है, जहां पर भी आपको जिस भी परिभाषा के अंदर ये शब्द लिखा हुआ है, यानी कि अनुभव के द्वारा, साथियों अनुभव के द्वारा व्यवहार के अंदर होने वाला परिवर्तन जो है वो अधिगम है, तो ये दृष्टिकोण है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ठीक है, व्यवहारवादी के अंदर बस एक शब्द जो है वो याद कर लेना अच्छे से, अनुभव। ठीक है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो सबसे ज्यादा, सबसे अधिक बल देता है अनुभव के ऊपर। अनुभव के फलस्वरूप होने वाला अपने व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन है वो है अधिगम। तो ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहता है जिसके अंदर अनुभव को सबसे ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण मानता है। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ठीक है, किस प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक है वॉटसन। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी किस चीज को माना है? तो वो माना है अनुभव को। ठीक है, और व्यवहारवादी दृष्टिकोण के कितने अधिगम के कितने दृष्टिकोण हैं? तो वो है 5, उसमें से एक है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिगम का गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण। अब देखो यहाँ पे अधिगम का कौन सा दृष्टिकोण? गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? मैंने आपको कहा था कि अधिगम के अंदर अधिगम के 5 प्रमुख दृष्टिकोण हैं, इसमें से एक हमने पढ़ा कौन सा? व्यवहारवादी दृष्टिकोण।
ठीक है। सबसे ज्यादा व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक है वॉटसन, ठीक है। सबसे अधिक किसके ऊपर बल दिया है, तो वो दिया है अनुभव के ऊपर, यानी कि अनुभव के द्वारा कोई अगर व्यवहार के अंदर परिवर्तन हो रहा है तो वो अधिगम है, तो अनुभव को जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। उसके बाद में गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण की बात करें, ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए देखो, थॉर्नडाइक है, मैकडूगल है, कोहलर है या फिर वॉटसन है। साथियों यहाँ पे बात करें गेस्टाल्टवादी की तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो है कोहलर, ठीक है। गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? कोहलर है, ठीक है। इसके साथ में याद रखना कॉफका और इसके साथ में याद रखना मैक्स वर्दिमर, ठीक है। ये तीनों नाम जो है वो एक साथ आते हैं, मैक्स वर्दिमर, ठीक है। कॉफका, कोहलर और मैक्स वर्दिमर ये जो हैं वो गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक है, ठीक है। कौन कौन है? कोहलर है, ठीक है, कॉफका है और मैक्स वर्दिमर। उसके बाद में यहाँ पे बात करें गेस्टाल्टवाद दृष्टिकोण की, ठीक है। तो गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण जो है वो ये कहता है कि किसी भी स्थिति के बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान, किसी भी स्थिति के बारे में हमें क्या संपूर्ण ज्ञान जो है ये क्या है? अधिगम। किसी भी स्थिति के बारे में संपूर्णता का ज्ञान, पूर्णतः आकार का ज्ञान जो है वो क्या है? अधिगम है। तो ये जो है वो गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण में आता है संपूर्णता। जहां पर भी परिभाषा के अंदर ये शब्द लिखा है ना संपूर्णता, तो मान लेना वो जो है वो परिभाषा किसकी है? वो परिभाषा है गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण की। गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण जो है वो किसी भी परिस्थिति को लेकर के संपूर्णता का ज्ञान करवाता है, ठीक है। या तो कोई भी चीज जो है वो एकदम से सही है या फिर कोई भी चीज जो है वो एकदम से गलत है, ठीक है। मेरा पढ़ाना जो है वो या तो आपको एकदम से सही लगेगा या फिर एकदम से जो है वो गलत लगेगा, यानी कि किसी भी स्थिति को लेकर के संपूर्णता का ज्ञान, ठीक है। तो वो कहता है गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण। और गेस्टाल्टवादी जहां पर भी परिभाषा के अंदर संपूर्णता शब्द जो है वो लिखा हुआ आएगा तो वह ध्यान रखना कि वहां जो है वो गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण है। और इसके प्रतिपादक कौन है? कोहलर, कॉफका और मैक्स वर्दिमर, ठीक है। तो ये हो गया गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण। तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक है कोहलर, कॉफका और मैक्स वर्दिमर, ठीक है। किसी भी स्थिति के बारे में संपूर्णता का ज्ञान, तो संपूर्णता शब्द जो है वो जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिगम का क्षेत्रीय दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो दो दृष्टिकोण पढ़ लिए, व्यवहारवादी दृष्टिकोण पढ़ा, ठीक है। प्रतिपादक कौन थे? वॉटसन, ठीक है। किसके बारे में? अनुभव को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। उसके बाद में पढ़ा गेस्टाल्टवाद को, ठीक है। गेस्टाल्टवाद जो है ये किसी भी स्थिति के बारे में संपूर्णता का ज्ञान है, या तो वो स्थिति एकदम से सही है या फिर एकदम से गलत है। तो संपूर्णता का जो है वो संपूर्णता की स्थिति किसने कहा है? गेस्टाल्टवाद ने। उसके बाद में अधिगम का जो तीसरा दृष्टिकोण है वो है क्षेत्रीय दृष्टिकोण, इसको बोलते हैं फील्ड थ्योरी, ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन है साथियों? इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है कुर्ट लेविन, ठीक है। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही जगह। अधिगम का क्षेत्रीय दृष्टिकोण के प्रतिपादक है कुर्ट लेविन, और क्षेत्रीय दृष्टिकोण के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है प्रत्यक्ष ज्ञान को, ठीक है। किसी भी स्थिति के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है क्षेत्रीय दृष्टिकोण यानी कि फील्ड थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक है कुर्ट लेविन, ठीक है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किस चीज को मानते हैं? सबसे ज्यादा जोर यानी कि सबसे ज्यादा बल जो है वो किस चीज पे देते हैं? तो ये देते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्षेत्रीय दृष्टिकोण के प्रतिपादक है कुर्ट लेविन, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी माना है वो माना है प्रत्यक्ष ज्ञान को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जो है वो अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अध्यक्ष ने, ठीक है, निम्न में से कौन सी जो है वो अधिगम की एक विशेषता नहीं है? लर्निंग की कौन सी एक विशेषता जो है वो नहीं है? ऑप्शन ए कहना कि अधिगम जो है ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है। अधिगम जो है वो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, कहीं पर भी, यानी किसी भी जगह पर और किसी भी परिस्थिति के अंदर जो है वो अधिगम हो सकता है। तो अधिगम जो है ये एक यूनिवर्सल है, यानी कि एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। उसके बाद में सीखना जो है वो उद्देश्यपूर्ण होता है, बिल्कुल। किसी भी चीज को हम सीख रहे हैं, किसके लिए सीख रहे हैं? हमारा एक उद्देश्य जरूर होता है, एक एम जो है वो जरूर होता है, ठीक है। फिलहाल अपना जो उद्देश्य है वो है रीड, इसलिए जो है वो मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं। तो सीखना हमेशा एक उद्देश्यपूर्ण होता है,
उसके बाद में अधिगम जो है ये एक जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवंत पर्यंत जो है वो हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, तो अधिगम जो है ये एक जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद में अधिगम केवल सकारात्मक होता है साथियों। अधिगम की बात करें तो केवल सकारात्मक नहीं होता है, अधिगम जो है वो सकारात्मक भी होता है और इसके साथ में नकारात्मक है यानी कि नेगेटिव भी होता है। तो अधिगम जो है वो केवल सकारात्मक नहीं होता है, अधिगम जो है वो सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। तो अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, यानी कि हम जो है वो अच्छी चीजें भी सीखते हैं और बुरी चीजें भी सीखते हैं। दोनों चीजें हैं, अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। तो अधिगम लर्निंग जो है ये पॉजिटिव भी होता है और ये जो है वो नेगेटिव भी होता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे अधिगम की विशेषता नहीं है, क्योंकि अधिगम जो है वो सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो दोनों होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, अनुभव में वृद्धि ही अधिगम है, ये परिभाषा जो है वो किसकी है? अच्छा सुने, सीखना विकास की प्रक्रिया है और अनुभव में वृद्धि ही अधिगम है, अनुभव के अंदर वृद्धि ही अधिगम है, ये परिभाषा जो है वो किसकी है? तो साथियों ये परिभाषा जो है वो किसकी है? ये परिभाषा हो जाएगी अपनी वुडवर्थ की। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही जगह। अधिगम विकास की प्रक्रिया है और अनुभव के अंदर वृद्धि ही अधिगम है, तो ये परिभाषा जो है वो हो जाएगी वुडवर्थ की। ठीक है, वृद्धि ही अनुभव के अंदर वृद्धि ही अधिगम है, अनुभव के अंदर वृद्धि अधिगम है, यानी कि यह परिभाषा जो है वो ये हो जाएगी वुडवर्थ की। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है और व्यवहार में उत्तरोत्तर समझ की प्रक्रिया ही अधिगम है, ये परिभाषा जो है वो कैसे? मनोवैज्ञानिक है। देखो व्यवहार के अंदर उत्तरोत्तर समझ की प्रक्रिया ये मानते हैं स्किनर। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही जगह, यानी कि व्यवहार के अंदर इनकी व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया अधिगम है और व्यवहार के अंदर उत्तरोत्तर समझ की प्रक्रिया जो है वो अधिगम है, ये परिभाषा है स्किनर की। उत्तरोत्तर समझ की प्रक्रिया, उत्तरोत्तर समझ की प्रक्रिया यानी कि स्किनर। ठीक है, समझ स्किनर ऐसे जोड़ लेना, समझ स्किनर। ठीक है, तो व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया अधिगम है और व्यवहार में उत्तरोत्तर समझ की प्रक्रिया जो है वो अधिगम है, ये परिभाषा हो जाएगी स्किनर की। समझ के साथ में स्किनर को जोड़ लेना। ठीक है, परिभाषा अपने आप, परिभाषा के अंदर एक शब्द को याद कर लेना, एक शब्द जो है वो उसको पकड़ कर बैठ जाना। जैसे किसी परिभाषा के अंदर जैसे ये आ गया समझ, इसके साथ में ऐड कर लेना स्किनर को, स्किनर। ठीक है, व्यवहार में उत्तरोत्तर समझ की प्रक्रिया स्किनर है, यानी कि जहां पर भी समझ शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, जहां पर भी ये समझ शब्द लिखा हुआ है वहां पे समझना परिभाषा किसकी है? परिभाषा है स्किनर की। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला एक व्यक्तिगत कारक नहीं है? ठीक है, इनमें से व्यक्तिगत कारक का मतलब है कि अधिगम कर्ता जो होता है, जो अधिगम कर रहा है उसको प्रभावित करने वाला कौन सा जो है वो व्यक्तिगत कारक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन की बात करें, अभिप्रेरणा की बात करें तो ये जो है वो एक व्यक्तिगत कारक है। अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन जो है ये एक व्यक्तिगत कारक है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है बाह्य अभिप्रेरणा और एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा की बात करें तो ये जो है वो ये तो अपना एक व्यक्तिगत कारक है मोटिवेशन। ठीक है, यह तो एक व्यक्तिगत कारक है। ठीक है, ये जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो हो गई बाह्य, ठीक है, बाहर से मिलने वाला मोटिवेशन। ठीक है, बाहर से मिलने वाला जो मोटिवेशन है उसको हम बोलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, एक हो गई आंतरिक अभिप्रेरणा, जो खुद के अंदर से एक आवाज आती है कि ऐसा करना है। ठीक है, तो ये होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। तो एक तो हो गई बाह्य अभिप्रेरणा और एक हो गई आंतरिक अभिप्रेरणा, ये जो है वो दोनों ही व्यक्तिगत कारक है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। ठीक है, जहां से भी हम देखो बाह्य बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है साथियों? बाह्य अभिप्रेरणा होती है जो हमें बाहर से किसी और व्यक्ति से हमें जो है वो मोटिवेशन मिलता है कि ऐसा करना है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है? दूसरी जो अपनी अभिप्रेरणा है वो है आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि खुद के अंदर से एक आवाज आती है कि हमें जो है वो रीट पास करना है, उसके बाद में जो है वो एक अच्छा शिक्षक बनना है। तो ये होगी आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है,
बाहरी यानी कि बाहर के लोगों से हमें एक अभिप्रेरणा मिल रही है, ठीक है। आंतरिक खुद के अंदर से एक आवाज आ रही है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा जो है ये एक अधिगम को प्रभावित करने वाला एक व्यक्तिगत कारक है, ठीक है। उसके बाद में अब देखो सेकंड चीज यहाँ पे है इच्छा शक्ति, ठीक है। सेकंड चीज क्या है? इच्छा शक्ति है, यानी कि विल पावर। इच्छा शक्ति को बोलते हैं हम क्या? विल पावर, ठीक है। खुद के अंदर से कुछ करने की इच्छा, इच्छा शक्ति जब हमारे अंदर है, यानी कि विल पावर इज बेसिस ऑफ सक्सेस। अगर हमारे अंदर से ही कुछ करने की इच्छा नहीं है तो फिर वो जो काम है वो कभी हो नहीं पाएगा। तो इच्छा शक्ति जो है वो एक व्यक्तिगत कारक है, ठीक है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, अगर हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है तो हम जो है वो अच्छे से कभी भी अधिगम जो है वो नहीं कर पाएंगे। ये भी एक अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। कौन सा? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। उसके बाद में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे साथियों देखो, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण की बात करें तो इसका संबंध जो है वो किससे है? इसका संबंध है शिक्षक से। ये जो है वो एक शिक्षक से संबंधित कारक है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तो तीन कारक व्यक्तिगत हैं, एक तो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, इच्छा शक्ति, ठीक है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। इसके अलावा और भी कई व्यक्तिगत कारक है, रुचि हो गया, ठीक है, ध्यान हो गया, ये भी व्यक्तिगत कारक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे जो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण है ये एक शिक्षक संबंधी कारक है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला एक शिक्षक संबंधी कारक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है, पहले हमने बात कर ली व्यक्तिगत कारक की जिसके अंदर अभिप्रेरणा, इच्छा शक्ति हो गया, ठीक है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य हो गया। अब कौन सा जो है वो एक शिक्षक से संबंधित नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे विषय वस्तु के अंदर निपुणता, किसी भी अगर कोई टीचर जो है वो कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर उसकी अगर निपुणता नहीं है तो वो उस चीज को ढंग से पढ़ा नहीं पाएगा। तो ये एक हो गया शिक्षक से संबंधित कारक है, यानी कि उस शिक्षक की उस विषय के अंदर जो है वो निपुणता। तो ये तो एक शिक्षक संबंधी कारक है, ठीक है। उसके बाद में शिक्षक का व्यक्तित्व, ये भी एक शिक्षक से संबंधित कारक है, ठीक है। उस शिक्षक का व्यक्तित्व जो है वो पर्सनैलिटी जो है वो किस प्रकार की है, ठीक है। और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण जो है वो किस प्रकार से करता है। तो ये तीनों कारक जो हैं वो शिक्षक से संबंधित है, ठीक है। कौन से? विषय वस्तु के अंदर निपुणता, शिक्षक का व्यक्तित्व, ठीक है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। इसके अलावा यहाँ पे स्मृति की बात करें, ठीक है, यहाँ पे स्मृति की बात करें तो ये जो है वो एक व्यक्तिगत कारक है। ये कैसा कारक है? ये अपना जो है वो व्यक्तिगत कारक है, न कि शिक्षक संबंधी, ठीक है। विषय वस्तु में निपुणता, एक शिक्षक का व्यक्तित्व, ठीक है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, ये सभी जो हैं, ठीक है, ये सभी जो हैं वो अपने किसके? शिक्षक संबंधी कारक है, ठीक है। विषय वस्तु की निपुणता, एक शिक्षक का व्यक्तित्व और उस विषय का प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण जो है वो एक शिक्षक किस प्रकार से देता है, ये शिक्षक संबंधी कारक है। बाकी स्मृति की बात करें तो ये एक व्यक्तिगत कारक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला एक भौतिक कारक है। निम्न में से कौन सा जो है वो अधिगम को प्रभावित करने वाला एक भौतिक कारक है, ठीक है। परिवार, समाज, विद्यालय और शोर, ठीक है। देखो यहाँ पे परिवार की बात करें, समाज की बात करें, विद्यालय की बात करें तो ये अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक हैं, ठीक है। ये जो हैं वो अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक हैं। परिवार हो गया, समाज हो गया और विद्यालय हो गया। इसके बाद में यहाँ पे शोर की बात करें, ठीक है, शोर जो है ये किस प्रकार का? शोर जो है ये अपना भौतिक कारक है। शोर जो है वो कैसा कारक है? भौतिक कारक है। और बात करें यहाँ पे जलवायु की तो ये दोनों जो है वो कैसे कारक हैं? ये जो है वो भौतिक कारक है। परिवार हो गया, परिवार के अंदर किस प्रकार का माहौल है तो ये एक अधिगम को प्रभावित करेगा, ठीक है। समाज के अंदर कैसा माहौल है, ठीक है, और विद्यालय के अंदर किस प्रकार का माहौल है, ये जो है वो सामाजिक कारक है। लेकिन शोर शराबा है, ठीक है, जलवायु कैसी है तो ये जो है वो अधिगम को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग जो है वो किसने कहा है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जो है ये अधिगम को प्रभावित करने वाला, अधिगम को सर्वाधिक अगर कोई प्रभावित करने वाला कारक है तो वो है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन,
ठीक है। अब देखो अधिगम को सॉरी अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन को अधिगम का लर्निंग का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग जो है वो किसने कहा है, तो ये कहा है स्किनर ने। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही जगह। अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा है किसने, स्किनर ने। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो जिनका भी है उनका सही जगह स्किनर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कार्य संबंधी कारक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम लर्निंग को प्रभावित करने वाला एक टास्क संबंधी कारक जो है वो नहीं है। कार्य की उपयोगिता, ठीक है, मनोविज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड में आती है, सेकंड ग्रेड में आती है और अपने रीड के अंदर भी आती है, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो इस साइकोलॉजी को पढ़ता है। ये होगी कार्य की उपयोगिता। ठीक है, उसके बाद में कार्य की रोचकता। ठीक है, कार्य जो है, जो कार्य जो जो चीजें हम सीख रहे हैं, ठीक है, वो चीजें कितनी रोचक हैं। ठीक है, और रोचक जो है ये निर्भर करती है पढ़ाने के तरीके पर। तो कार्य की रोचकता, अगर इसी जगह पे मैं जो है वो कोस थीटा या फिर साइन थीटा क्लास होती, ठीक है, 100 में से 99 स्टूडेंट जो है ना छोड़कर भाग जाती, तो ये होती है कार्य की रोचकता। उसके बाद में यहाँ पे देखो कार्य की कठिनाई, ये भी एक कार्य संबंधी कारक है। लेकिन शिक्षण विधि की बात करें, ठीक है, शिक्षण की विधि की बात करें तो ये जो है वो एक शिक्षक से संबंधित कारक है, शिक्षण विधि। ठीक है, शिक्षण विधि जो है ये जो है वो शिक्षक से संबंधित कारक है। बाकी आपका कार्य संबंधी कारक है, कार्य की उपयोगिता, कार्य की लंबाई, ठीक है, कार्य की रोचकता और कार्य की कठिनाई। ये चार जो है वो महत्वपूर्ण रूप से टास्क यानी कि कार्य से संबंधित कारक है। बाकी शिक्षण विधि जो है ये एक शिक्षक संबंधी कारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिगम के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। अधिगम के बारे में यानी कि लर्निंग के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। पहला देखो, वातावरण के ऊपर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। अधिगम जो है ये वातावरण के ऊपर जो है वो आधारित है। ठीक है, एक नियोजित प्रक्रिया है। ठीक है, स्वचालित नहीं है, नियोजित है। देखो स्वचालित की बात करें, ये होती है अपने आप चलने वाली स्वचालित। और यहाँ पे मैं बात करूँ परिपक्वता की, परिपक्वता, तो परिपक्वता जो है ये एक स्वचालित प्रक्रिया यानी कि अपने आप चलती है। भाई हम जो है वो जब छोटे थे तो परिपक्व नहीं थे, लेकिन अब जब किशोर अवस्था के अंदर है तो हम परिपक्व हो गए हैं। यानी कि परिपक्वता जो है ये एक अपने आप चलने वाली प्रक्रिया है, स्वचालित है। लेकिन अधिगम लर्निंग की बात करें तो ये जो है वो एक नियोजित प्रक्रिया है। उसके बाद में ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही है। अधिगम जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभ्यास आवश्यक नहीं है। देखो अगर हम लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, लर्निंग के अंदर जो है वो अभ्यास आवश्यक है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें परिपक्वता की, यहाँ पे बात करें परिपक्वता की, तो परिपक्वता के अंदर जो है वो अभ्यास आवश्यक नहीं है। परिपक्वता की बात करें तो मैच्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे अभ्यास जो है वो आवश्यक नहीं है। लेकिन अधिगम के लिए अभ्यास जो है वो आवश्यक है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि अभ्यास जो है वो अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, परिपक्वता में आवश्यक नहीं है, लेकिन अभ्यास जो है ये अपने अधिगम के लिए आवश्यक है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिलगार्ड के अनुसार, ठीक है, अधिगम का प्रारंभ होता है, अध्यक्ष ने हिलगार्ड के अनुसार अधिगम लर्निंग का प्रारंभ जो है वो कहाँ से होता है। देखो हिलगार्ड ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ, हिलगार्ड की एक पुस्तक है जिसका नाम THEO थ्योरी, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, NING, ठीक है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो हिलगार्ड की एक पुस्तक है जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इसके अनुसार अधिगम का जो प्रारंभ होता है ये हमेशा होता है क्रिया से। ठीक है, अधिगम का प्रारंभ जो है वो किससे होता है, क्रिया से होता है। हिलगार्ड के अनुसार, हिलगार्ड की पुस्तक का नाम है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, इसके अनुसार यानी कि अधिगम का जो प्रारंभ होता है वो होता है क्रिया से। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। हिलगार्ड के अनुसार अधिगम का प्रारंभ जो है वो हमेशा होता है क्रिया से। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिगम के नियमों के प्रतिपादक कौन है। अधिगम के नियम जो है ये किसने दिए, तो साथियों अधिगम के नियम दिए थॉर्नडाइक ने। ठीक है, 5 यहाँ पे बात करें थॉर्नडाइक की तो 5 जो है वो मुख्य नियम बताए हैं, सॉरी 3 मुख्य नियम, 3 जो हैं वो मुख्य नियम, 3 मुख्य नियम और 5 जो हैं वो गौण नियम बताए हैं, 5 जो हैं वो गौण नियम है। ठीक है, तो अधिगम के नियमों के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक।
ठीक है। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए और 5 जो हैं वो गौण नियम दिए। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से होगा अधिगम के नियमों के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, जिसने 3 जो हैं वो मुख्य नियम बताए और 5 जो हैं वो गौण नियम बताए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिगम का तत्परता का नियम जो है वो किसने, देखो तत्परता का नियम, तत्परता, ठीक है। इसके बाद में अभ्यास का नियम, तो ये जो है यानी कि तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम हो गया, ठीक है, अभ्यास का नियम हो गया। ये जो नियम दिए ये दिए थॉर्नडाइक ने, तो तत्परता का नियम दिया है किसने, थॉर्नडाइक के द्वारा, तो ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, अधिगम का तत्परता का नियम किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि तत्परता का नियम किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, इसके अनुसार मानसिक तैयारी का नियम जो है वो किसने कहा है, तत्परता के नियम को मानसिक तैयारी का नियम जो है वो किसने कहा है। ठीक है, तो ये कहा है वुडवर्थ ने। ठीक है, किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। तत्परता का नियम दिया है किसने, थॉर्नडाइक ने। और इस तत्परता के नियम को, ठीक है, मानसिक तैयारी का नियम किसने कहा है, तो ये वुडवर्थ ने कहा है। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इस प्रश्न का सही हो जाएगा, वुडवर्थ ने। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है और ये जो है वो आपके लिए है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने सोपान दिए हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने सोपान बताए हैं। ठीक है, 5, 8, 6 या फिर 7। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।